भाग 4 सामाजिक अध्ययन वैकल्पिक सोशल स्टडीज सीटेट 2019 का पेपर है दोस्तों। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जब अभिकथन है कि जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों मैं सीधा पढ़ूंगा कि ऑप्शन बी सही है कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका दोस्तों हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए कि ये कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व देशांतर में स्थित है। यह देशांतर रेखा मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच टाइम से अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। यह इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। प्राइम मेरिडियन यह शून्य देशांतर कहते हैं। अतः प्रश्नानुसार लंदन में अपराह्न 2 बजेंगे जब भारत में 7:30 अर्थात अपराह्न का समय होगा। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो कुछ देशांतर का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया। सी है प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र में घिरता है। यहाँ पे जो दिए गए हैं कथन उसके आधार पे ऑप्शन जो सी है वो सही है कि ए, बी और सी ये सभी सही है। हमारा था कि समय क्षेत्र में दिए गए ए, बी, सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे ए और बी कथन थे। ए कथन था कि कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। तो ये सही है। बी कथन है कि पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। ये सही है। सी प्रत्येक समय में क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के फैले घिरता है। तो ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के तौर पर रूस में 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 9 टाइम जोन है और ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। विभिन्न देशों की समय पद्धतियों में आपसी संबंध दर्शाने के लिए मानक समय पद्धति का शुभारंभ किया गया और इस प्रयोजन हेतु संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा भी गया। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है और 12वें जोन को 180 के याम्योत्तर यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से बांटा गया है। दोस्तों ये 2019 सीटेट का जो पेपर है आपका इसी तरह आगे की पेपर आएंगे। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे पढ़ के जाएंगे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आपका सीटेट क्लियर किया क्योंकि सीटेट के अंदर अधिकतर इसी तरह के कथन उपकथन के आधार पे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों छोटा सा निवेदन है कि आप अंत तक जरूर देखें कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल
की परतों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन जो ए सही है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये दोस्तों पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। शोभ मंडल, इसके बाद में सेकंड समताप मंडल, उसके बाद तीसरे पे मध्य मंडल, फिर चौथे पे वायुमंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। ये पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो ये परतें हैं ये इनका क्रम के अनुसार कितने किलोमीटर के आधार पर ये परतें, जैसे कि शोभ मंडल कितने मीटर पे, समताप मंडल ये कितने किलोमीटर पे और मध्य मंडल, इन सभी का आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देंगे दोस्तों। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी कि शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है और बाह्य वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, ये अगर आपने कमेंट किया तो लगेगा कि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आप इसकी व्याख्या भी देख लेते दोस्तों। ये देखिए कि पृथ्वी की सतह से शुरू वायुमंडल की परतों का सही क्रम, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। हमारी पृथ्वी चारों से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल हमारा 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। वायुमंडल एक भौतिक संरचना है जिसमें ऊंचाई के साथ पर्याप्त संरचनात्मक विविधता पाई जाती है, जिसे निर्धारित करने में वायुमंडल के संघटक तत्व, गैस, धूल के कण, जलवाष्प का व्यापक योगदान है। वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभमंडल, यहाँ विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादलों का निर्माण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, पवन प्रवाह, कोहरा, वर्षा आदि दशाएं विकसित होती हैं। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक विस्तृत है। शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। शोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वह समताप मंडल कहलाता है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इसके पश्चात बाह्य और बहिर्मंडल आते हैं, अर्थात मध्य मंडल की जो तीसरी परत है यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है और जो लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। इसके पश्चात बाह्य एवं बहिर्मंडल आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके बी सही है कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में इसके अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का परिक्रमण और इसके एक ही दिशा में अक्ष के झुकाव के कारण ऋतुएं होती हैं। व्याख्या देखिए दोस्तों, ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं, जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ओर झुका रहता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध 6 माह सूर्य की ओर झुका रहता है, इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। इस अवधि में दक्षिण गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, इसलिए यहां दिन छोटे होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो यहां जो ऑप्शन है बी नाइट्रोजन, क्योंकि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रमुख संघटक है। भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायुमंडल के संगठन में 10 प्रमुख गैसों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां आप देखेंगे कि ये इनकी गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन अधिकतम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78.3
प्रतिशत, ऑक्सीजन का 20.99, ऑर्गन का 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन का 0.01, नियोन का 0.18, हीलियम का 0.5, क्रिप्टॉन का 0.01, ज़ेऑन का 0.0005 और ओजोन का 0.001। दोस्तों इसी तरह आपको याद करना होगा, क्योंकि अधिकतर जब ऑप्शन में आता है कि नाइट्रोजन का आयतन कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, सबसे अधिकतम कौन सी गैस है, तो आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, तो यहाँ है नाइट्रोजन। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि आपके इसी तरह से क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं कथन उपकथन के आधार पे, और हम ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करें। और इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, अच्छे से कमेंट करें हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों लाइफ का फंडा, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अपने पूरे जीवन में, तो निवेदन है कि आप अपने जीवन में परोपकार का काम करते रहें हर तरह से। ये वीडियो निःशुल्क आपको तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जा रही है। आपका छोटा सा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना हमारे लिए आगे के वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और उसका लाभ आपको जीवन में भी मिलेगा, क्योंकि ये भी हमारे द्वारा जो परोपकार है आप करेंगे और आपका परोपकार किसी और को प्राप्त होगा। और ये सभी हमारे जीवन में जो हम सफलता अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि वो आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि ये वीडियो जितना आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में इसका लाभ मिलेगा। करके देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों का सही है, कि यहाँ पे है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल की उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, और लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये तीनों ऑप्शन है, ए और बी और सी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह सही है, ए और सी सही है। ए के अंदर है कि दोस्तों ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, और बी सी है कि जिस स्थान पे गर्म ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ हम इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। ये कि ठंडी धाराएं ध्रुव अथवा अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, अतः ये धाराएं प्रायः ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान घटा देती है। प्रमुख ठंडी जल धाराएं बेंगुला, केनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड, हम्बोल्ट और क्यूराइल और कैलिफोर्निया आदि हैं। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, और इसका प्रमुख कारण जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं और पाए जाते हैं। जापान के आसपास उत्तरी अमेरिका के पूरी तट और इसके कुछ उदाहरण हैं जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे का मौसम बनता है और जिसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। लेब्राडोर धारा अन्य अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। लेब्राडोर एक अंध महासागर के अंदर बहने वाली ठंडी धारा है, अतः कथन बी गलत है और कथन ए और सी सही है। नेक्स्ट देखें।
हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। बड़े बड़े हिमखंडों को हिमनद कहते हैं जो अपने भार के कारण नीचे खिसकते रहते हैं। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। और ये निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के वे निक्षेप हैं जो बर्फ को पिघलने के स्थान पर हिमानी द्वारा लाए गए पदार्थों में जमा होने से बनते हैं। दूसरे प्रकार का निक्षेप परतदार होते हैं। लोयस पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल व मिट्टी के महीन कणों के वृहद जमाव को कहा जाता है। इस तरह के जमाव में लोयस नाम जर्मनी के अल्सेस प्रांत में स्थित लोयस ग्राम के नाम पड़ा। ये मिट्टी कृषि और उपयुक्त बहुत उपजाऊ होती है। ऑक्सीकरण के कारण इनका रंग पीला व भूरा होता है। तटबंध ऐसे बांध व पत्थर कंक्रीट के जल पलस्तर से सुरक्षित मिट्टी या कंकड़ इत्यादि के मिश्रण से बनाए गए तटों ऊंचे टीलों को कहते हैं जिससे पानी के बहाव को रोकने या सीमित करने का काम लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके ए व बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कथन ए व बी यहाँ है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है और इसे टेंगा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वह सही है कि ये शंकुधारी वन है। व्याख्या देखें दोस्तों इसकी। शंकुधारी या कोणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। इसे टेंगा नाम से भी जाना जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रूस। इसके उत्तर में टुंड्रा वन व दक्षिण में स्टेपीज व शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंग, ध्रुव, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। टेंगा वन प्रदेश की पत्तियां मोटी व सुइयों के आकार की होती हैं जो कम वाष्पोर्जन करती हैं और जो शीत ऋतु में ठंड से बचाव में सहायक होती है। दोस्तों सेशन को फटाफट लाइक करते जाएं जिससे हमारे वीडियो में हमें भी उत्साह आता जाए। तो आप सेशन को शानदार तरीके से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बढ़ता रहना चाहिए दोस्तों हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। ये एसएसटी की तैयारी आपको हमारे चैनल पे पूरी करवा दी जाएगी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन है सी कि गंगा ब्रह्मपुत्र तो भूमि व कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन दहन कृषि की जाती है। यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला बेसिन है। इस बेसिन में हिमालय और सुंदरवन का डेल्टा इसकी प्रमुख विशेषता है। इस बेसिन में मैंग्रोव वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली मुख्य फसलें धान, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा, चना इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली द्वितीयक फसलें है। यहाँ टेरेस खेती की जाती है। इसके मैदानी क्षेत्र में चाप झील व गोखरू झील पाई जाती है। नेक्स्ट है तैराक मृतक सागर में तैर सकते हैं। तैराक मृतक सागर में तैर सकते हैं क्योंकि यहां पे है कि ऑप्शन जो सी कि नमक की मात्रा की अधिकता के कारण सागर सघन बनाती है। व्याख्या से समझेंगे दोस्तों। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है और मृत सागर में नमक के अधिकांश के कारण इसे सॉल्ट सी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। नेक्स्ट है आपके भूमि उपयोग के संदर्भ में ए व बी कथनों पर विचार कीजिए तथा इनका सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ जो ऑप्शन है दोस्तों कि
भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए होता है, और बी है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थिराकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों गलत हैं। व्याख्या इसकी कि भूमि उपयोग के संदर्भ में दोनों कथन गलत है। भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए नहीं होता, बल्कि चरागाह, बागवानी, भवन निर्माण, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग स्थलाकृति द्वारा निर्धारित नहीं होता है। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन डी कि पवन की गति को रोकथाम कर मृदा का आवरण को संरक्षण में, रक्षक मेखलाएं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती है। तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में इस विधि द्वारा पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, तो यहाँ जो ऑप्शन ए समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय निर्धारित करता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट तथा मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों पे, किनारों पे, नदियों व खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आप वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन और संस्थानिक संस्थान, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन स्थानिक संसाधन के रूप में, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैविक, जैविक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उपयोग की सततता के आधार पर नवीनीकरण के अयोग्य और चक्रीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? यहाँ जो ऑप्शन सी कि जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म की विभिन्नता, समानता पाई जाती है, ये विभिन्न समाज के संदर्भ में सही कथन है। इसकी व्याख्या देखें कि विभिन्न समाज उस समाज को कहते हैं, विभिन्न समाज उस समाज को कहते हैं जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म की विभिन्नता, समानता पाई जाती है। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, खानपान, क्षेत्र संबंधी अनेक विभिन्नता है, किंतु इन विभिन्नता के होते हुए भी उनमें असमानता नहीं है। सभी का अपना अपना स्थान और महत्व होता है। इसलिए शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपने विविधतापूर्ण समाज के प्रति संवेदनशील और उनका सम्मान करें। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है? तो यहाँ जो ऑप्शन बी है महिला जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये रूढ़िबद्धता धारणा को चुनौती देता है। व्याख्या इसकी देखें, उपयुक्त कथनों में महिला जिम्मेवार वाहन चालक होती है लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती है। विकल्प में दिए गए अन्य कथन अर्थात महिला फैशन परस्त होती हैं, महिला पालन पोषण करने वाली होती है, महिला खुद बहुत भावुक होती है, ये लिंग रूढ़िबद्धता की धारणा है। नेक्स्ट है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? यहाँ जो ऑप्शन डी की महिलाओं के लिए मताधिकार, नारी मताधिकार आंदोलन की मुख्य मांग है महिलाओं के लिए मताधिकार। जातकों के विषय में कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो ऑप्शन डी है ये आपके सही है कि इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई है जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। जो जातकों की विषय के अंतर्गत ये कथन सही है कि इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया।
जातकों के विषय में सही कथन, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लिखा गया, उनका संकलन किया गया। जातक कथा है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियां, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी के विषय में तो सही कथन यहाँ पे है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न विवरण है। यहाँ आप व्याख्या भी देखिए इसकी। आईने अकबरी के विषय में सत्य कथन है, यह अकबर प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग, अकबरनामा के 3 भागों में, जिसमें तीसरे भाग में आईने अकबरी कहते हैं, जिसकी रचना लगभग हिजरी 1006 से 1557-58 ईस्वी में हुई, जिसमें अकबर कालीन हर सूबे, जिले, परगनों के आंकड़े दिए गए हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम है और पूर्णतः 1558 में यह आईने अकबरी पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपनी कलाकृति को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचना को गुरुमुखी में संकलित किया। तो यहां जो ऑप्शन है, गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचना को गुरुमुखी में संकलित किया। ये देखिए कि गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु, जिनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था, संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी पंजाबी लिपि का आरंभ किया। आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। तत्पश्चात सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपने पहले गुरु तथा अन्य संतों के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया। और गुरु अर्जुन देव का समय जो है 1663 से 1706 ईस्वी, 1663 से 1706 ईस्वी। नेक्स्ट है, एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है एथियन लोकतंत्र की? यहाँ जो ऑप्शन डी कि अधिक उम्र में उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। व्याख्या इसकी देखें। एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषता, सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवा देनी होती है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। एथियन लोकतंत्र नागरिक गुण के सिद्धांत के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता दिखाते थे। अतः विकल्प डी में विशेषता में एथियन लोकतंत्र की नहीं है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो ऑप्शन सी, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। कि समुद्रगुप्त के सम्मुख दक्षिणापथ के शासकों ने हार को स्वीकार किया, इन्होंने अपने शासन करने के लिए अनुमति दी गई। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ युद्ध का वर्णन प्रशस्ति 19वीं व 20वीं पंक्ति में मिलता है। इस युद्ध में उसने 12 राज्यों को पराजित किया। इन राज्यों में समुद्रगुप्त को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई गई, अर्थात विजय के बाद उनके राज्य वापस दिए गए। निम्नलिखित का मिलन कीजिए, निम्नलिखित का मिलन कीजिए। यहां पे है कलारूप नामावली। ये मिलान आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो इसके अंतर्गत एक तरफ तो ए है और एक तरफ ये इनके क्रमवाइज दिए गए हैं नामावली। तो यहाँ जो ऑप्शन इनका है डी वो सही है कि ए का तो चौथा यहाँ है कि कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक है। तो यह है तेल और चित्रकला। एक के सामने 30 चौथा, क्योंकि ये ऑप्शन ये देखिए दोस्तों बड़ा है तो मैं सीधा आपको पढ़ के बता देता हूं। ये तेल चित्रकला, ए का है तेल चित्रकला, बी
बी का है दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनुच्छा दिखाया जाता है, तो यह है नैना भी राम, नैना भी राम। सी देखेंगे कि भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रोब दर्शाती चित्रकला है, तो ये आपके है रूप चित्रण, रूप चित्रण। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास को विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, यह है इतिहास की चित्रकला। तो ये सही मिलन इसका डी सही है। कि वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो तेल चित्रकला। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा अनुच्छा दिखाया जाता है, नैनाभिराम। भारत में यूरोप वासियों को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रूप चित्रण। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तो इतिहास चित्रकला। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ, तो ये ऑप्शन है आपके डी, सूरत, मद्रास और कोलकाता। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण के अंतर्गत ये 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ, तो ये आपके है डी ऑप्शन, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के विकास के अंतर्गत सूरत, मद्रास, कलकत्ता और व्यापारिक केंद्रों का हुआ। कथन ए और बी कथनों पर बौद्धायन के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां जो ऑप्शन ए सही है कि देखेंगे कि बौद्ध धर्म में महायान के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते मूर्तियों में दिखाई गई, और यह कथन गलत है। महायान का आदर्श बोधिसत्व अर्थात महायान बौद्धों के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास में समाहित हुआ। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, बोधिसत्वायन भी कहते हैं। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके परंतु अन्य लोगों के निर्माण में सहायता करने में लिए आते हैं, अतः कथन ए गलत है और कथन बी सही है। ये दोस्तों कि बौद्ध धर्म में महायान के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, यह कथन गलत है। महायान का आदर्श बोधिसत्व अर्थात महायान बुद्धों के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास में समाहित हुआ, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्धियान भी कहते हैं बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं, और कथन ए गलत, कथन बी सही है। महलवारी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यहां जो है कथन देखिए कि बंगाल, ए कथन के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए प्रयुक्त युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों की थी। और बी के ऑप्शन में महलवारी के गांव का मुखिया पूरे गांव में संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसान साथ सीधा समझौता किया जाता था। इसकी व्याख्या आप देखें ये कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी की थी। उत्तर पश्चिम प्रांतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के तहत भूमि पर ग्राम समुदाय सामूहिक अधिकार होता था। गांव के मुखिया पूरे गांव में संकलित राजस्व को कंपनी अदा करता था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो
और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। भूमि पे किसानों का मालिकाना हक होता था। वे स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भाग के 51% क्षेत्र में लागू थी और उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। यहां आप देखेंगे सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था। सूफी संत के मकबरे के दरगाह के नाम से जाना जाता था, जो एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठ के विश्राम गृह बने होते थे, जिन्हें खानकाह कहा जाता था। वह स्थान जहां ईद के मौके पे लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते थे, ईदगाह कहलाता था। गुल्फ रोश एक त्योहार है। ये सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? जैसे ईदगाह, गुलफरोश, दरगाह या खानकाह। तो सूफी संत के मकबरे को तो दरगाह कहा जाता है, जो सूफी और इस्लामी का पुण्य स्थान है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठके और विश्राम गृह बने होते थे, जिन्हें खानकाह कहा जाता था। जहां ईद के मौके पर लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते थे, तो ईदगाह कहलाता था। नेक्स्ट है आपके विशिष्ट द्वैतावेद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज ने प्रस्तावित किया था। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने वालों में रामानुज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत में यात्रा की थी और इन्होंने गीता, ब्रह्मसूत्र भाष्य, वेदांत सूत्र, इनका भाष्य भी प्रसिद्ध, इनकी प्रमुख पुस्तकें वेदांत और वेदार्थ भगवद गीता पे टीका है। हाँ, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ये है बासवाना द्वारा, एकनाथ के द्वारा, सक्कुबाई के द्वारा या रामानुज के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों रामानुज के द्वारा। विशिष्ट द्वैताद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज ने प्रस्तावित किया। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले में रामानुज का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत में यात्रा की और इन्होंने गीता, ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य भी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख पुस्तकें वेदांत सार और वेदांत संग्रह भगवद गीता पर टीका है। नेक्स्ट है आपके भारत में 1772 में स्थापित की दीवानी अदालत के संबंध में ए व बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ ऑप्शन जो है, यह एक फौजदारी अदालत थी या यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता चलाता था। यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे कि कथन जो दिए गए हैं, तो इसमें जो ए है वे आपके सही है कि ए गलत है और बी सही है। इसकी संपूर्ण व्याख्या आप देखेंगे दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक व्यवस्था की। दीवानी अदालत में राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई होती थी। हर जिले में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसका प्रमुख जिला जज होता है, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता है। यह यूरोपीय जिलाधीशों के अध्यक्ष चलाता है। अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालत थी और जिसके अंतर्गत यूरोपवासी होते थे। इसके नीचे एक छोटी अदालत होती थी जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे। अतः उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि उक्त कथन गलत और कथन बी सही है। ए कथन गलत है और बी सही है। नेक्स्ट है आपके गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर से अभिप्राय है तो किलेबद्ध बसाव जहां सैनिक रहते थे, गैरीसन नगर। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, ये कि गैरीसन नगर से अभिप्राय किलेबद्ध बसाव से है जहां सैनिक रहते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में इन नगरों का उदय हुआ। इन्होंने छावनी
नगर भी कहते हैं। गैरीसन नगर के रूप में विकसित प्रमुख नगर अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर इत्यादि। नेक्स्ट है आपके एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो ऑप्शन ए सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का लक्ष्य है सापेक्ष का महत्व का निर्माण करना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित रहते हुए भी निम्नलिखित उपागमों से उपयुक्त समझा गया। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना उपयुक्त समझ है। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना है। डी केवल ए ही सही है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में कथनों में से सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। निम्नलिखित कथनों से सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो ये जो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कथन है ए के अंदर की जानकारी का स्मरण करने का और अवधारणात्मक विकास होता है या तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। आप देखेंगे ये ऑप्शन है सी कि सामाजिक विज्ञान में जानकारी का स्मरण करने से मात्र से अवधारणात्मक विकास नहीं हो सकता, बल्कि बच्चों का सामाजिक विज्ञान के विषय में अंतर संबंधित करके देखने तथा उन्हें आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के विस्तार से समझने में अवधारणात्मक विकास होता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के में तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, बल्कि निरंतर अनुसंधानात्मक बदलते वातावरण एवं आवश्यकता के अनुसार तथ्यों में परिवर्तन भी होता रहता है। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों विकल्प सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास आपके है सी के पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यहां है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने का सर्वोत्तम होगा कि उनको पशु आधारित जो उत्पाद होते हैं उनको नहीं खरीदने की प्रतिज्ञा दिलवाई जाए और बच्चों को पशु आधारित उत्पादों को बनाने, उनको जीवित पशुओं में होने वाले लाभों के बारे में बताया जाए, उन्हें पशु पक्षियों प्रति दया, सहानुभूति, करुणा जैसी भावना का विकास किया जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे, खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य, तो ये ऑप्शन है डी कि विद्यार्थियों के द्वारा सभी तथ्यों का विवरण को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होगा। यहां देखेंगे कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों के विवरण को कंठस्थ कराना, भार को कम करना। खुली किताब के मूल्यांकन ऐसे प्रश्नों में शामिल किया गया जिनका एक निश्चित उत्तर नहीं होता है, जो बच्चों के सामने चुनौती पेश करते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा पत्र बनाना एक चुनौती है जिसे स्कूल के प्रत्येक स्तर के पाठ्यचर्या प्रयासों में शामिल करना, लेकिन अध्यापकों से यह अपेक्षा होनी चाहिए कि वे व्याख्या के लिए अधिगम के व्यवहारिक पहलू पे ज्यादा जोर न देकर किताबों में दिए गए तर्क व तथ्यों पर दें। नेक्स्ट है आपके क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और विषय के शिक्षण में पश्चात समापन व स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय में शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप में कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो ऑप्शन बी ये आपके सही है, क्योंकि यह छोटे समूह की परियोजना, विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुति और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और समुचित चित्र का क्लोज बनाना। तो यहाँ ऑप्शन में है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय में शिक्षण के पश्चात समापन सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजना, विषय संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराना और समुचित क्षेत्र क्लोज बनाना। नेक्स्ट आपके कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशानुगत मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकते हैं? ऊपर दिए गए संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? यहां पे है ऑप्शन बी की परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष निकालना। व्याख्या सीधी पढ़ेंगे कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशानुगत मिला है।
आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के द्वारा एक शिक्षक को परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष निकालने की कुशलता जांच कर सकता है। ऐसे प्रश्न बच्चों के सामने चुनौती पेश करते हैं, उनका चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी तो उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। तो सही उत्तर है डी कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति यह है कि उन्हें संपन्न शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित किया जाए। उनके इतिहास वह संस्कृति विषय को पढ़ाते समय बच्चों को अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाए ताकि वे सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का सम्मान करें। नेक्स्ट है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। तो यहां पे है ऑप्शन सीधा पढ़ेंगे कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। यहां बी ऑप्शन सही है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ए और बी दोनों है, क्योंकि राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन ये सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यहाँ व्याख्या देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, अतः कथन ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए। तो यहां उत्तर होगा लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तशिल्प, लिपियां या गुफा चित्रकारी। तो सही उत्तर है लघु चित्रकारी। व्याख्या देखेंगे कि विज्ञापन विषय योजना बनाते समय किस पर अधिक बल देना चाहिए। तो यहां पे होगा ऑप्शन एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थी के साथ काम करना सीखना, वे समूह का विचारपूर्वक चयन करना। तो सही उत्तर है यहाँ डी, विद्यार्थी के साथ छोटे समूह की योजना बनाते समय बल होना कि चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थी के साथ काम करने का सीखना, व समूह के विचारों का चयन करना। तो यहाँ ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां जो ऑप्शन है ए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करना, और इसके साथ है डी की दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता को जिज्ञासा पैदा करना। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के केंद्र के संदर्भ में यही कथन है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। तो सही उत्तर है डी, मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो सही है ए, लघु चित्रकारी। यहां पे देखें, यदि अध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ाना प्रारंभ करता है तो उसे लघु चित्रकारी का स्रोत प्रयोग न करके शिलालेख, हस्तशिल्प, लिपियां, गुफा चित्रकारी, पुरावशेष जैसे स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हस्तलिपियां मुख्यतः कालीन इतिहास के लिए ही सही स्रोत है। नेक्स्ट देखें, विज्ञापन विषय पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषयों पर आलोचना कर चर्चा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी, ए, बी व दोनों पे, क्योंकि व्यक्तिगत भावनाओं की प्रति अपील और समता के मुद्दे। विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील व सम्मानजनक मुद्दे जैसे उप विषयक वस्तुओं पर आलोचना और चर्चा कर सकते हैं।
भूउपयोग प्रति रूप में परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी कुछ कारणों की चर्चा है। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं? तो यह है परिकल्पना करना। भूउपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा। इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बच्चों के परिकल्पनात्मक कौशल का आकलन करना चाहता है। बच्चे उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में भूउपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों के बारे में पहल से जानते हैं, लेकिन कुछ ही कारण जिनके बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में सोचने और कल्पना करने के लिए कहा गया, जो उनके सृजनात्मकता के विकास को प्रभावी होगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य विज्ञान के विषय वस्तु परिचित करने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो यहाँ पे है वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण करना। ये प्राकृतिक, वन्य विज्ञान और विषय वस्तु के छात्रों को परिचित करने की सर्वोत्तम विधि यही है कि वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण करना। कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण छात्रों को परिचित के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी कि उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराया जाए। और शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष, मूर्त और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सिद्धांत पर आधारित है और बच्चे को उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य के सजीव आकर्षक यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। साथ ही उसमें वन्य जीव के प्रति करुणा, दया, सद्भावना, संवेदनशीलता जैसी मानवीय गुणों का विकास होगा। नेक्स्ट है आपके सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून इसलिए शामिल किया जाता है ताकि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ा जा सके और कार्टून के द्वारा समाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों को रोचक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि उनमें अवधारणात्मक स्पष्टता का विकास हो सके। नेक्स्ट है रंगभेद प्रथा पे दिए गए ए बी कथनों पर विचार करें कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, और यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने को रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो यहाँ ऑप्शन विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि रंग भेद की जो प्रथा जातियों के बीच भेदभाव तो करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि रंग भेद की प्रथा में व्यक्तियों के साथ रंगों के आधार पर सभी स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। उन्हें समाज में समानता के अधिकार से वंचित करना, उनके किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकारों की अवहेलना करना आदि रंगभेद की प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने को रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है, यह कथन सही नहीं है। इनकी व्याख्या उपयुक्त कथन में कर दी गई है। प्रश्न दिए गए दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और उन्हें कार्य संभालते हैं? तो यहाँ ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों सही है कि वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य, ये इसके ऑप्शन है। तो डी के अंदर ए व बी ऑप्शन सही है कि वार्ड के सदस्य और सचिव। यहाँ देखेंगे कि सरपंच और वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकारी नियमानुसार ग्रामीण विकास के विभाग के द्वारा की जाती है अथवा प्रश्नानुसार सचिव और ग्राम सभा सदस्य ग्राम पंचायत में चुनकर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो पटवारी लेखापाल का तो यहाँ पे ऑप्शन भूमि मापन व आलेखों को सुरक्षित रखना। यहाँ व्याख्या से देखेंगे दोस्तों ये कि लेखापाल का उत्तरदायित्व भूमि मापन व आलेखों को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरों व प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन बी कि शासन के मामलों में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। नेक्स्ट है शासन के मामलों में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। यह समितियां संविधान के चमुत्रे संशोधन के तहत बनाई जाती ताकि क्षेत्र स्तर पर नगरीय समस्या हल की जा सके। वह विकल्प सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपके ए व बी सूची पे विचार करें। सूची ए व बी पे यहाँ पे सूची है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार और बी के अंदर है विभिन्न प्रकार के ऋण। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप ये सूची है, ये मत है और इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो ए का पहला, बी का तीसरा,
और सी का दूसरा। व्याख्या के अंदर देखेंगे आप, ये आ गई आपकी सूची। मिलान के अंदर जैसे कृषि या श्रमिक, तो इसकी सूची बी के अंतर्गत होगा स्वास्थ्य बेमौसम उपयोग। बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। और सी के अंदर मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज। नेक्स्ट आप देखेंगे दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। दादन व्यवस्था सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। तो दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के बीच व्यापार का रूप सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है। तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। इस व्यवस्था में बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, वे पूरी तरह सौदागर पर निर्भर होते हैं। वह तैयार कपड़ों को बेचने के लिए सौदागर पर निर्भर रहता है। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन ही नहीं रहता जिसके लिए कपड़ा बना रहे हैं वह विकल्प वह किस कीमत पर बेचा जाए। नेक्स्ट है आपके कि ए व ई कथनों के विचार करके जिसमें टमाटर केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला आगे पीछे करके लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन सीधा हम देखेंगे कि जो डी ऑप्शन है यह सही है, क्योंकि डी के अंदर बी सी डी ई और ये श्रृंखलाबद्ध है, इनका क्रम प्रतिनिधित्व करना था। तो यहाँ हम देखेंगे ये कि बाजार की श्रृंखला का सही क्रम सबसे पहले बी ऑप्शन है कि किसान का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा। सी थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी के टमाटर के लिए बोली लगाता है। डी एक छोटे शहर की खाद्य श्रृंखला आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। ई विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और ए सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर केचप ऑर्डर करता है। ये इस तरह से क्रम के अनुसार आपको लगाना था। तो ये बी सी डी ई और ए ये सही क्रम है। नेक्स्ट है आपके कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से किसमें अपील कर सकता है। तो बी उच्च न्यायालय। यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी मुकदमे में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या इससे अधिक रकम या इतने मूल्य संपत्ति का प्रश्न है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों में अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए सजा दी गई हो। नेक्स्ट है आपके भारतीय संसद पे दिए गए भी कथनों पे विचार करें। भारतीय संसद पे क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा के कितने संसदीय सदस्य वह सरकार बना सकती है और लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। यहाँ जो ऑप्शन ए है वह सही है। केवल भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। निम्न सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता। कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार बना सकती है, न ही कोई राजनीतिक आधार पर सरकार बना सकती है। राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने सदस्य दल हैं, उक्त कथन ए गलत है और बी सही है। केवल बी ही ऑप्शन इसके अंदर सही है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। नीचे दिए गए पठन है सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य नियंत्रण संतुलन रखता है और भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने का सही विकल्प ये है। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे देखिए सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य का नियंत्रण संतुलन रखता है। इस कथन को भारतीय राज्य का अर्थ को प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। ऑप्शन
ऑप्शन इसमें देखेंगे, इतिहास का अध्यापन केंद्रीभूत है, बहुप्रदर्शनी की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव के निर्माण एवं विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित और अनुभव के साथ जोड़ने में, अतः विकल्प बी सही है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि ये जो कथन है, निम्न कथनों में दो कथन है, इन्हें पहचानना है कि गलत कौन सा है। दो कथन गलत है, इन्हें पहचानना है कि वैज्ञानिक व प्राकृतिक भौतिक आधार पर सामाजिक और प्रत्येक दशा प्रयुक्त किया जा सकता है और सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के केवल मूल्य शिक्षा उत्तरदायित्व है। सी, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने में तरीके समान हैं। और डी है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलता को जूझना। तो यहाँ ऑप्शन ए, जिस ऑप्शन ए के अंतर्गत आपके दिया गया बी और सी। बी के अंदर था दोस्तों, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त किया जा सकता है, और बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो उपयुक्त कथन बी सही है, बी और सी। तो यहाँ सामाजिक विज्ञान के अध्यापन केवल मूल्य आधारित उत्तरदायित्व तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने में तरीके समान हो, जबकि सत्य कथन वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान को प्रयुक्त किया जा सकता है तथा सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलता से जूझना, अतः विकल्प ए सही है। दोस्तों ये आपके 150 क्वेश्चन जो हम SST के पूरे हुए, 91 से हमने पढ़ना शुरू किया था दोस्तों। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करें। नेक्स्ट आपके इसी का एक पेपर और आएगा सीटेट 2019 का, उसके अंदर हम SST के PYQ कंप्लीट करेंगे। तो निवेदन ये है कि चैनल पर पहली बार हैं तो शानदार आप दोस्तों अच्छे से हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कमेंट्स करें। इस वीडियो को दोस्तों 5 व्यक्ति कैंडिडेट तक आप पहुंचाए, 5 छात्रों तक पहुंचाए, जिससे ये परोपकार का कार्य आपको लाभ होगा। आप अपने जीवन में सफलता के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों जितना परोपकार करते हैं हम, हमारे लक्ष्य को हमारे जीवन में प्राप्त करने में हमें सरलता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप परोपकार करें, अपने आसपास एक अच्छा सा पेड़ लगाएं। पर्यावरण को संतुलन के लिए हमारे आसपास हरा भरा पर्यावरण होना जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। छोटे परिंदों के लिए आप जल और अन्न की पानी की व्यवस्था करें, छोटे जीव जंतु के लिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस वीडियो को दोस्तों आप बार बार देखें, जिससे क्योंकि सीटेट के अंदर ज्यादा से कथन और उपकथन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को देखें और उसके बाद में वीडियो को पॉज करते हुए ऑप्शन को चूज करें, सही उत्तर लगाएं। आपकी आदत बन जाएगी, जिससे वीडियो को देखने के बाद में सही उत्तर। तो निवेदन यही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो पाएंगे आपके। और इस वीडियो को आपने इतना देखा और सब्सक्राइब किया, आपने शेयर किया दोस्तों, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।